नमस्कार, मैं हूं अनुभवी सिंह और आप देख रहे हैं नई पीढ़ी। वार्ता नई पीढ़ी के लिए कि इस एपिसोड में हम नए मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हमारा पिछला मुद्दा चल रहा था इजराइल और हमास को लेकर, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और लगातार इस पर नए नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। जैसे कि अभी 17 अक्टूबर को हाल ही में गाज़ा के एक अस्पताल में हमला होता है और 500 लोग उसमें मारे जाते हैं और कितने ही लोग घायल भी होते हैं। ऐसे में इजराइल जो है वो हमास पर छीटाकशी कर रहा है कि हमास ने ये हमला करवाया है। हमास जो है वो इजराइल पे इल्ज़ाम लगा रहा है और लगातार अलग अलग देश जो हैं वो अपना अपना बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया का मतलब इस युद्ध को लेके किस तरीके का रिएक्शन होना चाहिए और भारत पर इस पर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौतों की संख्या भी बढ़ रही है और जो मतलब लोग भी घायल हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत का क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हाँ, धन्यवाद अनुभवी इस सवाल के लिए। ये इशू लंबा चल रहा है, इंटरनेशनल परिदृश्य पर भी हम लोग देख रहे हैं और इसकी बहुत सी इम्पोर्टेंस इस देश के लिए भी है। हमारे यहाँ जो सिचुएशंस हैं इस देश में और उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लोगों की आ रही है, आम जनता की भी, लीडरशिप की भी, और यहाँ पर पॉलिटिकल हमारे राजनीतिक समाज को भी ये प्रभावित करने की दिशा में चल रहा है। युद्ध चलते हुए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि 13 या 14वां दिन हो गया है और ये किसी भी तरीके से रिलेंट नहीं हो रहा है, हल्का नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो रिजॉल्व है इजराइल का कि हमास को समाप्त करने का, वो मजबूत स्ट्रांग होता जा रहा है। उनके टैंकों ने घेर रखा है गाज़ा को और उनकी इस वार्निंग के बाद कि खाली करो गाज़ा किसी भी तरीके से और वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। गाज़ा का उत्तरी हिस्सा जो गाज़ा शहर है वो तो खाली हो रहा है और करीब 10 लाख के आसपास की आबादी वो गाज़ा के क्षेत्र से उत्तरी गाज़ा क्षेत्र से शिफ्ट होकर के दक्षिण की तरफ जा चुकी है। कुछ लोग रुके होंगे, कुछ आवश्यक सेवाओं वाले, और बाकी लोग रुके भी होंगे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मीडिया में। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। तो इजराइल जो चाह रहा है वो काफ़ी हद तक उस दिशा में अपनी रणनीति के मुताबिक चल रहा है। तो अब बम्बार्डमेंट चल रहा है। कल रात को भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट किया, गाज़ा के दक्षिण में भी किया और इस तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि लोग दक्षिण की तरफ भागें। अब युद्ध इमिनेंट है, हो जाएगा। वो गाज़ा में प्रवेश करेंगे, टैंक बैटल होगी और उनके पास जो भी संसाधन है हमास के पास वो भी फायर करेंगे। कुछ इजराइल के सैनिक भी मरेंगे, डैमेज होगा, लेकिन हमास को जो ख़त्म करने का जो उनका रिजॉल्व है, इररिलेवेंट बनाने का, उसकी तरफ वो मजबूती से चल रहे हैं। और इजराइल के रिजॉल्व जैसा कि मैं देखता हूँ कि वो आमतौर पे अपने जो वॉर एम्स है, युद्ध का जो एक लक्ष्य सिद्ध करते हैं, वो तय करते हैं, उससे वो डिगते नहीं, हटते नहीं। अभी हमने देखा कि बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति आकर के चले गए और सुनक शायद कल आए हों या आज भी होंगे, तो वो भी आए, उन्होंने अपनी बात कही, समर्थन भी किया सबने। और बाइडेन ने उनसे ये कहा था, नेतान्याहू से, वहाँ के प्रधानमंत्री से, कि भाई गाज़ा में अगर आप रुकना चाहेंगे, होल्ड करना चाहेंगे, तो उसमें बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी और ये जो लोग वहाँ से हटाए जा रहे हैं उनके सामने ये ह्यूमैनिटेरियन समस्या बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ जाएगी। तो उसके लिए क्या उपाय है हमारे पास? तो इसको लेकर के परेशान भी हैं और मिस्र ने मना कर दिया है कि भाई अब हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। गाज़ा के दक्षिण का जो देश है वो मिस्र है, इजिप्ट है। गाज़ा का पोर्शन ये इजिप्ट का ही हिस्सा हुआ करता था 1948 से पहले, जब ये अंग्रेज़ों ने इसको एक अलग देश बना करके पैलेस्टाइन और इज़राइल और अरब क्षेत्र को अलग अलग करके जब देश बना दिया, तो उससे पहले ये सब इजिप्ट का ही हिस्सा हुआ करता था। तो आज जैसी स्थितियां हैं उसमें बड़े पैमाने पर संपत्ति की क्षति हो रही है, होती जा रही है और गाज़ा को रिहेबिलिटेट करने के लिए भी बड़ी मुश्किलें आएंगी और उनको निकल करके भागने के लिए भी कोई जगह नहीं है। वो एक चूहेदानी की स्थितियों में ही बंद हैं और जब तक कि कोई देश उनके लिए सिग्नल नहीं देगा कि हमारे यहाँ आ सकते हैं, तब तक वो निकल भी नहीं सकते किसी भी दिशा में। अब हमास को समाप्त करने का जो इजराइल का लक्ष्य है, तो उसको लगातार टारगेट कर रहे हैं, उनके अड्डों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको सूचनाएं मिल रही हैं, इंटेलिजेंस खबरें मिल रही हैं, जहाँ जहाँ से रॉकेट फायर किए गए हैं, चाहे वो किसी रिहायशी बिल्डिंग से ही फायर किया हो, उसको जवाब दे रहे हैं। तो स्थितियाँ
प्रिकेरियस चल रही हैं। सारी दुनिया में प्रदर्शन चल रहा है इजराइल के विरुद्ध, और भारत में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत की हमारी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से निर्णय ले लिया है कि वो हमास के साथ हैं। अब ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हमास के द्वारा जो इतने बड़े पैमाने पर टेररिस्ट एक्टिविटी की गई, उसके बावजूद भी वो हमास के साथ हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। वही पार्टी ऐसी जो कि देश की सबसे जिम्मेदार और सबसे बड़ी पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी, तो उनकी लीडरशिप आजकल इमेच्योरिटी के हवाले है। वो किसी भी प्रकार का एक प्रैग्मेटिक विवेकपूर्ण निर्णय राष्ट्रहित के बारे में नहीं ले पा रहे हैं। वो हर एक बात का उनका एक ये बन गया है कि भाई मोदी जी के खिलाफ रहना है, विरुद्ध रहना है। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थिति है जहाँ तक इस युद्ध के बारे में है। वो प्योरली उनका दृष्टिकोण ये है कि अगर हमास के हम पक्षधर बने रहेंगे, चाहे वो सही हों चाहे गलत हों, तो उससे यहाँ का मुसलमान, यहाँ का मुस्लिम समाज हमारे पाले में रहेगा, हमारा पक्षधर रहेगा। इस एक सीमित पॉलिटिकल एम को रख करके वो, अगर वो एक तार्किक दृष्टिकोण से गलत है, मानवतावादी दृष्टिकोण से भी गलत है कोई भी स्टैंड, तो उसको भी लेने में वो हिचक नहीं रहे हैं। तो ये है हमारी कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण। और दूसरा ये है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने महमूद अब्बास जो PLO के चीफ हैं, PLO माने कि जो इसमें गाज़ा असल में फ़लस्तीन एरिया दो हिस्सों में है। एक है वेस्ट बैंक इजराइल में ही, और दूसरा गाज़ा का पोर्शन है। 23 लाख लोग यहाँ रहते हैं गाज़ा में, जिसके बारे में जहाँ विवाद, जहाँ जंग चल रही है, जहाँ युद्ध चल रहा है। इसके अलावा करीब 30 लाख लोग हैं वेस्ट बैंक पोर्शन में, जो जॉर्डन से लगा हुआ है, जो जॉर्डन का हिस्सा हुआ करता था, उस पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। उसमें 30 लाख पैलेस्टीनियन रहते हैं। तो वहाँ पर तनाव है, माहौल बहुत ठीक नहीं है, वहाँ भी लोग मर रहे हैं बम्बार्डमेंट वगैरह में। लेकिन वो एरिया इजराइल के नियंत्रण में है। वहाँ पुलिस वगैरह, पुलिस प्रशासन वगैरह, सुरक्षा व्यवस्था सब इजराइल के जिम्मे है। और वो लोग इजराइल के चुनाव में वोटर भी हैं, इजराइल के नागरिक हैं एक तरीके से वो, लेकिन वो जो कि फ़िलिस्तीनी हैं, इसलिए वो इस विवाद का हिस्सा है। तो वहाँ पर भी विवाद की स्थितियाँ बन रही हैं। अभी वहाँ पर कोई ज़्यादा मामला नहीं बिगड़ा है। तो मुख्य रूप से गाज़ा में ही विवाद है, क्योंकि गाज़ा को इजराइल ने 2006 में लगभग आज़ाद कर दिया था अपने नियंत्रण से, बहुत सी समझौतों के बाद, बहुत सी मांगों के बाद। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने PLO के चीफ, जो फ़लस्तीन के चीफ हैं, उनसे बात की टेलीफोन पे, और उनको आश्वस्त किया है कि भाई हम लोग आतंकवाद के विरुद्ध हैं, लेकिन जो आपके लोगों के साथ जो मानवाधिकार की समस्या आ रही है और जो ह्यूमन एफर्ट है, आम जनता की जो तकलीफ़ है, उसके लिए हम आपके साथ सहयोग करेंगे। और आपके लोगों के साथ स्वास्थ्य, दवाई और जो कुछ अन्य आवश्यकताएं हों वो आप हमें बताएंगे, हम उसको आपको उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे, कहीं पीछे नहीं है। तो इस तरीके से मोदी जी ने दोनों तरफ, दोनों पक्षों को मैनेज करने की कोशिश की है। अब ये भारत की मजबूरियां हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की मजबूरियां हैं कि हम क्लियर कट स्टैंड लेने के बाद भी हमको थोड़ा सा एक गोलमोल बात करनी पड़ती है। हमारी मजबूरियां भी हैं और मानव अधिकारों के और ह्यूमन एंगल का तकाजा भी है कि जो उनके साथ बुरी बीत रही है अब फ़लस्तीनियों के साथ, क्योंकि शुरुआत तो आतंकवादी कर देता है। उन्होंने आकर के इजराइल के 1200-1300 लोगों को मार डाला घुस करके, यहाँ पर इजराइल के इलाकों में घुस करके, और उसके बाद अब वो मार करके भाग गए। इजराइल जितना भी कर रहा है उसमें बहुत से सिविलियन टारगेट भी नष्ट हो रहे हैं, मकान नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उन लोगों को नुकसान हो रहा है जिनका कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी इस हिंसा में, इस वायलेंस में। ऐसा होता ही है कि अहिंसक लोग ही मारे जाते हैं इस प्रकार के युद्धों में, संघर्षों में, या इस प्रकार की घटनाओं के रिपरकशन में। तो उसी तरीके से पैलेस्टीनियन औरतें, बच्चे इसमें शहीद हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, क्योंकि जैसे कि उसी तरीके से जैसे कि इजराइल के लोग मरे थे, इनकी कोई गलती नहीं थी, जिनको जा कर के इन हमास के आतंकवादियों ने अनायास म्यूज़िक वगैरह के प्रोग्राम में उनके जा कर के लोगों को मार डाला था। उनमें बहुत से 200 लोगों को पकड़ करके बंधक बना करके भी रखा हुआ। तो अब ये स्थितियाँ हैं, इस प्रकार की लड़ाइयाँ जो जिसको कि हम लोग एसिमेट्रिकल वारफेयर कहते हैं, ये लड़ाई है भी नहीं, ये लड़ाई है भी। और ये कोई युद्धों से लड़ी जाने वाली, हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग भी है,
आइडियोलॉजी और इसके साथ आतंक और दुनिया भर की और चीज़ें और आपकी जो वैचारिक सोच है वो सब चीज़ें इसके साथ शामिल हो जाती हैं और वो लोग इसमें लड़ते हैं जिनका कि आतंकवाद है किसी भी तरीके से दुश्मन को पराजित करना, डिफीट करना उनका लक्ष्य हो जाता है। और दुश्मनों को जो भी दुश्मन है, जैसे इजराइल उनका दुश्मन है, तो इजराइल को किसी भी तरीके से नष्ट करना, चाहे उनका एक बच्चा भी हो तो भी उसको हम मार डालेंगे। जैसा कि देखा हम लोगों ने किबुत्ज जो बच्चों का एक क्रश था, वहाँ पर बच्चे थे, उन्होंने 40 बच्चों के सर काट दिए, छोटे बच्चे। तो इस प्रकार की घटनाएं उन्होंने इनह्यूमन किस्म की घटनाएं की हैं। तो अब इजराइल उनको डिफीट करने पे आमादा है और इसमें इजराइल का भी नुकसान होगा और इनका भी होगा। अब हमास और इन लोगों का, आतंकवादी ग्रुप का तो होगा ही। तो अब भारत में इसके लिए जो हमारे लिए जो मैसेज है वो ये है कि गाज़ा जैसी स्थितियों के लिहाज से देखें, भारत में बहुत बड़ी संख्या में इल्लीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के निवास कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी संख्या जैसा कि बताया जाता है कि 4 करोड़ 5 करोड़ के बीच में कहीं पर है। ये बहुत बड़ी संख्या है। गाज़ा में खाली 23 लाख लोग हैं और उसको लेकर के दुनिया भर में इतनी हाय तौबा मची हुई है। और भारत में आकर के बसे हुए ये हमारे 4-5 करोड़ इल्लीगल लोग जो कि मुस्लिम समाज के ही हैं मुख्य रूप से, और हमारे स्थानीय जो भारत सरकार से, देश से असंतुष्ट किस्म के जो लोग हैं, जो आतंकवादी सोच के लोग जिसमें हैं, मजहबी किस्म के लोग जो कि हमेशा देश में आतंक फैलाने के लिए और धार्मिक शासन बनाने की बात सोचते हैं। इससे PFI वगैरह जैसे संगठन, PFI जिसने कि अपना एक उसका एक प्रोग्राम जो छापे में पकड़ में आ गया कि उनका लक्ष्य है कि 2047 तक इस देश को, भारत को, उन्हें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, मतलब आज़ादी के 50 वर्षों के अंदर में। तो इस प्रकार की इन लोगों की सोच है और इस तरीके से वो जो है सोच रहे हैं, ऐसी उनकी सोच है। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ हमारे देश में भी कुछ हद तक बनी हुई हैं और वो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि जो देश में विश्वास नहीं करते, देश के प्रति उनमें कोई भाव नहीं है और मौका पाते ही वो देश के खिलाफ के, देश के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। तो ये गंभीर स्थिति है। इसके बारे में हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, देश के हमारे लीडरशिप को, मोदी जी को और सभी को इस पर चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियां जो कि वहाँ पर हम देख रहे हैं इजराइल में हैं, अगर किसी भी परिस्थितियों में ऐसी धार्मिक सोच, मजहबी सोच आतंकवादियों के साथ मिलकर के इस देश में हो गई तो हम लोगों के सामने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में हमें सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, सोचना चाहिए। अब बहरहाल युद्ध चल रहा है और किस तरीके से इसका स्वरूप निकल करके सामने आता है वो देखने वाली बात है। और भारत में भी अभी स्थितियां फ्लूइड हैं और जो हमारे यहाँ का धार्मिक समाज है थोड़ा सा अभी रेस्ट्रेंट दिखा तो रहा है, लेकिन यहाँ भी प्रदर्शन चल रहे हैं हमास के पक्ष में, जो मुस्लिम आतंकवादी संगठन है उसके पक्ष में यहाँ के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गंभीर चिंता का विषय है। तो ये स्टेटस है आज की तारीख तक का। सर, ये तो रही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात। अभी आपने बातों बातों में कांग्रेस और लीडरशिप का जिक्र किया है, तो हमारा दूसरा जो मुद्दा था वो इसी से रिलेटेड है। 5 हमारे मतलब इंडिया में 5 राज्यों का चुनाव के मतलब डेट्स आ गए हैं कि कब कब चुनाव होने हैं। ऐसे में तेलंगाना में एक रैली चल रही थी जिसमें राहुल गांधी ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि भारत देश के लिए ये जो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, जो हमने बिहार वाली बात की थी, बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, तो यही वाले मुद्दे को उन्होंने खींचा और रैली में ये बात बोली कि भारत देश के लिए ये जो जातिगत जनगणना है वो एक्सरे का काम करेगी। तो ऐसे में मतलब चुनाव नज़दीक है और इस जातिगत जनगणना ज़्यादातर ये जातिगत जनगणना मुद्दा जब से उठा है तब से हम अक्सर देखें हैं कि रैलियों में या फिर ऐसी जनसभाओं में राहुल गांधी ये कहते हुए ज़रूर नज़र आ जाते हैं कि जातिगत जनगणना को हम सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र स्तर पे ये जातिगत जनगणना हो। तो ऐसे में सर आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, जातीय जनगणना का जो ये भूत सवार हो गया है हमारी राजनीति में, पॉलिटिक्स में, असल में राजनीति दिशाहीनता की तरफ चल रही है। विकास, डेवलपमेंट के नारे अपनी जगह पर हैं, कौन कितना कुछ कर पा रहा है, किस में क्या क्षमताएं हैं, वो तो दिख रही है। अब भाजपा को जो पिछले 8-9 वर्षों में विकास का लक्ष्य लेकर के चलने के कारण
एक पॉलिटिकल एडवांटेज बहुत बड़े पैमाने पर होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मोदी जी की पॉलिसी चल रही है विकास को लेकर के और समरसता को लेकर के, और जो उनकी योजनाएं चली हैं आम जनता की गरीबी के दृष्टिकोण से, गैस सिलेंडर से लेकर के और शौचालय बनाने से लेकर के आवास बनाने तक, और बहुत बड़े पैमाने पर आम गरीब जनता को, गांव की गरीब जनता को सहयोग और सुविधाएं देने के दृष्टिकोण से, तो अब इस सब के फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के सामने संकट ये बहुत बड़ा है कि वो विकास के प्लैंक पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं सरकार के विरुद्ध में, भाजपा सरकार के विरुद्ध में। तो उनकी पॉलिटिकल आवश्यकता ये है कि कोई ऐसे मुद्दे खोजे जाएं जिसके कारण इस देश की जनता में एक असंतोष का लेवल आए और वोटर्स को विभाजित करने की गुंजाइश निकाली जा सके। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी हो गई और भी कई क्षेत्रीय दल हो गए, वो बहुत ज़्यादा प्रो माइनॉरिटी हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े पक्षधर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको अगर हिंदू समाज का वोट कुछ कटफट करके या मिलता है, और लेकिन ये मुस्लिम वोट अगर हमको सिंगल ब्लॉक के तौर से अगर मिल जाएगा, जो कि इस देश में 17-18% या कुछ जगहों पर 19-20% तक भी उनकी आबादी है, तो इस तरीके से अगर हमको मिलता है एक, तो हमारे लिए चुनाव में एक मेजर वोट बैंक हमको मिल जाएगा, उसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके जातीय वोटों और क्षेत्रीय वोटों के बारे में भी वो एक रास्ता निकालने की मुहिम में चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि क्षेत्रीय दल प्रभावी हो सकें। इसके लिए आवश्यक ये है कि इस देश में जो हिंदू कॉन्सेप्ट, हिंदू धर्म एक साथ जो कंसोलिडेटेड है, वो टुकड़ों में बटे और जातियों में विभाजित हो। जब तक वोट जातियों में विभाजित नहीं होंगे तो क्षेत्रीय दलों के लिए भूमिका नहीं बनेगी, कम बनेगी। तो इसलिए इनकी ये सोच ये है कि अगर हम ये जातीय जनगणना कराते हैं, और जिस तरीके से बिहार में हुआ है, बिहार में जनगणना के फलस्वरूप जो सीन बन करके इमर्ज होकर के सामने आ रहा है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ का वोट इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक के तौर से आया है, वोट ब्लॉक, जो कि 18% के आसपास, 17.7%। और दूसरा सबसे बड़ा वोट ब्लॉक है वो यादवों का है। यादव है भाई, हिंदू ही हैं, लेकिन यह है कि वो जो ब्लॉक बना हुआ है उसके लिहाज से माइनॉरिटी के वोट एक साथ देखे गए हैं। माइनॉरिटी के इस वोट में मुसलमानों में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और बहुत से वो बांग्लादेशी हैं जिनके बारे में अभी जिक्र किया मैंने, जो कि बांग्लादेश से आ गए हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। हो सकता है कि उन लोगों ने वोटर लिस्ट उसमें अपना नाम शामिल करा लिया हो, क्योंकि ये राज्य सरकारों के अधिकार में है वोटर लिस्टें उससे बनवाना और इसके रिवाइज़ कराना। तो ऐसी इस बात की आशंका हो सकती है कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह सभी लोगों के बन गए हैं। तो उसका परिणाम ये होगा कि वो लोग अगर वोटर हो गए तो वो भी इसी 17.7% की वोट ब्लॉक में शामिल हैं। तो मुस्लिम वोट ब्लॉक एक ओवरसाइज वोट बैंक हो जाता है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का वोट शामिल करने के बाद, क्योंकि उस गणना में, जातीय जनगणना में, उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं शो किया है कि भाई रोहिंग्या इतने हैं और इतने बांग्लादेशी हैं, क्योंकि वो आपको दिखाना चाहिए था कि ये लीगल जो अवैध माइग्रेंट्स हैं, ये यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये लोग हैं और ये वोटर नहीं है, ये इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, इस जातीय जनगणना में ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनको अपने ही उसमें दिखाया है सामान्य हमारी भारत की जातियों की व्यवस्था के साथ ही जोड़ करके उन्होंने दिखाया हुआ है। तो इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है। तो अब ये जातीय गणित जो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा बन रहा है, और उसके साथ साथ माइनॉरिटी का अपनी पक्षधरता में कांग्रेस पार्टी ने जो इस बीच में स्टैंड लिया है, उसमें शुद्ध रूप से वो हर एक इशू पर वो माइनॉरिटी की पक्षधरता की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी इशू हो जाए। तो मुस्लिम समाज में एक फीलिंग आ चुकी है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, जो पूरी संभावना है। इस तरीके से मुस्लिम वोटों का डिवीज़न रुकता है और मुसलमान एक साथ अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ, एडवांटेज पहुंचता है। दूसरा ये, इस बीच में इन्होंने दक्षिण भारत में देखा कि हिंदुत्व के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध DMK के स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया
तो इस तरीके से दक्षिण भारत में उत्तर विरोधी, हिंदू विरोधी माहौल जो बना रहता है अक्सर डीएमके के माध्यम से, उसको भी इनकैश करना चाहते हैं कि उसका भी वोट, उसके भी जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ चलें, क्योंकि कांग्रेस ने इसके बारे में साइलेंट है, इसके बारे में कोई हिंदू समाज के पक्ष में कोई बात उसने नहीं कही। तो इस सब से मुस्लिम समाज को बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है कि हम टोटली तुम्हारे साथ हैं हर इशू पे, हर मुद्दे पे। तो अब ये सिचुएशन बन रही है। तो वोटों का डिवीज़न इस तरीके से हो रहा है कि राष्ट्रवादी सोच के लोग और जो कि प्रो इंडिया हैं वो एक तरफ हो गए हैं, और हिंदू समाज का ही जो जातीय जनगणना से प्रभावित हुआ कुछ सेगमेंट है वो क्षेत्रीय दलों की तरफ जा सकता है, और कांग्रेस उन क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता भी कर रही है। और जहाँ तक मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, वो एक मुश्त एक साथ होने से जो कि कांग्रेस पार्टी को मिलने की पूरी संभावना है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत से क्षेत्रीय दल सोचेंगे कि भाई इनके पास तो 17-18% का वोट बैंक तो है ही है, तो अगर हम अपना जो है 10% 12% का सब वोट इकट्ठा करके उनके साथ चले जाते हैं तो 27-28% या 30% का वोट बैंक लेकर के हमको एक एडवांटेज मिल जाएगा, हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। इस प्रकार की गणना, इस प्रकार का असेसमेंट आकलन किया जा सकता है। तो ये स्थितियाँ मुझे बनती हुई दिख रही हैं कि अगला चुनाव प्योरली एक कम्युनल और जातीय एंगल से लड़ा जाएगा। इसलिए राहुल गांधी हर एक सभा में, हर एक मीटिंग में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और जाति आधारित राजनीति की तरफ वो चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कभी भी आज़ादी के बाद से जातिवाद का, जाति विभाजन के पक्षधरता का नहीं रहा। चाहे वो नेहरू जी रहे हों, इंदिरा गांधी भी, उन्होंने कभी भी जातियों की पक्षधरता नहीं की है, बल्कि भारत जात विहीन भारत की बात कही है उन लोगों ने। लेकिन अब ये जो हैं, इनको चूँकि भारत के प्रति, देश के प्रति इनमें कमिटमेंट का अभाव है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की जैसी सोच इस नई लीडरशिप में दिख रही है, वो एक स्वार्थी और सत्ता में किसी भी तरीके से आने के लिए डेस्परेट है, चाहे जो भी उनको फार्मूला अपनाना पड़े। तो ये इस लाइन पर चल रहे हैं। तो इनमें राष्ट्रवाद की फीलिंग नहीं है, राष्ट्रीयता के प्रति इनमें कोई लगाव नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं है जिसकी तरफ ये लोग चल सकें। इन्होंने कभी भी, आपने नहीं सुना होगा कि इन्होंने कभी अपनी सभाओं में भारत माता की जय के नारे लगाए या राष्ट्रीय नेताओं के बारे में कोई अच्छी बातें कहीं। और हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय नेता रहे हैं उनकी हमेशा आलोचना ही करते ना, आलोचनात्मक ही लाइन इन्होंने हमेशा पकड़ करके रखी है कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप में। जैसे कि अभी ये इनके खरगे, एक जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाकर के वहाँ दक्षिण भारत में अपनी पिछले चुनावों की चुनाव सभा में यहाँ तक भी कहा था कि भाई अगर तुम लोग जो है एक साथ होकर के कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो फिर वो आ जाएगा, वो हिंदुत्व वाले सत्ता में आ जाएंगे। तो हिंदुत्व वाले सत्ता में आ जाना का मतलब ये है कि हिंदू लोग सत्ता में आ जाएंगे। तो आप किसको अपील कर रहे हैं? तो इस तरीके से आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रहे हैं कि भाई वहाँ पे द्रविड़ और हिंदुओं के बीच में डिवीज़न हो, और हर तरीके से जो भी फार्मूला हो सकता है हिंदू समाज को बांटने का, वो उससे ये परहेज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है और इसको इस दृष्टिकोण से लिए जाने का समय आ गया है। लेकिन चूँकि हमारी सत्ता में जो सरकार है, भाजपा सरकार है, तो वो इस दृष्टिकोण से अभी नहीं सोच पा रही है। और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय वैचारिक क्षति हो रही है, एकता की क्षति हो रही है, और विभाजन की तरफ देश में एक विभाजन करने वाले लोग सशक्त होते हुए दिख रहे हैं। तो सत्ताएं तो एक तरफ है, राजनीतिक सत्ता एक तरफ है, लेकिन इस ऐसा माहौल अगर बना रहेगा तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर देश को नुकसान होने जा रहा है। इनकी राजनीति जो भी हो, ये सत्ता में आएँ या ना आएँ, जो भी करें जिस भी तरीके से हो, लेकिन सत्ता में आने की कोशिश में ये लोग देश को तोड़ने में, देश में एकता की भावना को तोड़ने में, हिंदू समाज के तोड़ने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये स्थितियां हमें इस चुनाव में जो अभी तक सामने आ रहा है वो इस ओर ले जा रही हैं। और जात पात की बात करके, जाति विभाजन की बात करके, ये दरअसल उन शक्तियों को के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं जो भारत के विभाजन में, भारत के टूटने में अपना हित देखते हैं। और इन्हें इसमें क्या इंटरेस्ट है, यह समझ पाना अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है कि भारत के टूटने में, भारत को खंडित करने में कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से लाभ होने या मिलने जा रहा है आगे भविष्य में। तो ये वर्तमान स्थिति है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें, इन दोनों विषयों के बारे में।
तो आज हम इन्हीं 2 विषयों के बारे में बात करना हम लोगों ने तय किया था। और इसके बाद फिर जिस तरीके से समाचार आ रहे हैं, स्थितियाँ बदल रही हैं विश्व स्तर पर भी, विश्व परिदृश्य पर भी, और हमारे यहाँ देश के अंदर भी उनके जो रिपरकशन होंगे उनके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस वीडियो को आखिर तक सुना है और हमारी बातों और विचारों के बारे में से अवगत हुए हैं। कृपया टिप्पणी में बेहतर होगा कि अगर आपके अपने जो विचार होंगे वो आप देंगे और हमारे इस वीडियो के बारे में भी अपनी बात कहेंगे। तो आपके विचारों को हम, अगर कहीं पर कोई इसमें हमें कमी लगती है, आपके प्रस्तावों के माध्यम से आपके द्वारा जो सुझाव आते हैं, तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।